हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। एज यू ऑल नो, ये जो पर्टिकुलर यूनिट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और हम देखते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत घुमा फिरा के आते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट से। कोई भी एक क्वेश्चन होगा ऐसा डायरेक्टली आपसे स्ट्रेट पूछ नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, आपको पता होगा कि हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक में से ये चीज़ पूछी गई है, तो आप उसको आंसर कर पाएंगे, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है कि हम सारे टॉपिक्स को एकदम कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें, ठीक है, हमको सब कुछ पता रहे। और मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे के सारे इस पर्टिकुलर एक वीडियो में कवर अप कर लूँगी, ठीक है। सो दैट आपको बाद में दूसरे और वीडियोस को रेफर ना करना पड़े, एज वेल एज आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आगे धीरे धीरे बाकी सारी यूनिट्स के भी वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगे। और लेट्स यूनिट 4 है वो हम लोग पहले ही अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। और यूनिट 2 भी हम लोगों ने अपलोड करके रखी है। अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हो, और उसके साथ साथ आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा अपनी ईमेल आईडी, मैं आपको उस पर भेज दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑलराइट, सो जैसे कि हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अगर हम किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारे आसपास का जो चीज़ें हैं जो हमें हमें अफेक्ट कर रही हैं वो हमारा एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। हम जहाँ जो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स हैं जो किसी भी तरीके से हमको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो बिजनेस के आसपास जितने सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स जो कि इंटरनल फैक्टर्स हो गए, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। बिजनेस की जो इंटरनल वर्किंग है उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। बिजनेस के ओवरऑल फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। ऑलराइट, सो बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू the various external and internal factors that influence a company's operating situation, ठीक है। जो भी इंटरनल फैक्टर्स हो गए, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी की ऑपरेटिंग सिचुएशन को, वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑलराइट, सो इसमें अब बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं जो अफेक्ट हो सकते हैं इसकी वजह से, ठीक है। जैसे कि बिजनेस ऑपरेशंस हो गए, ठीक है, डिसीजन मेकिंग हो गई, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है कंपनी की वो अफेक्ट हो सकती है, या फिर वो जो स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, ठीक है, अगर कुछ ऐसा मेजर चेंज आ जाता है तो स्ट्रैटेजी बनाई हुई ख़राब हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली उसमें चेंजेस की ज़रूरत है ना। तो इसीलिए ये जो इन्वायरमेंट है ना, इसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट जो पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस है उसमें कम्पीट किया जा सके और एज वेल एज सर्वाइव किया जा सके। ऑलराइट, नाउ अब बिजनेस एनवायरनमेंट तो हमने देख लिया कि ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो इंटरनल हो गया, एक हो गया आपका एक्सटर्नल, ठीक है। तो इंटरनल की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इंटरनल में क्या होता है ना कि यहाँ पर वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो कि कंपनी के कंट्रोल के अंदर है, ठीक है। तो कंपनी इन पर कंट्रोल कर सकती है। ये फैक्टर्स जो है रिलेटिवली प्रोडिक्टेबल होते हैं, मतलब कंपनी प्रिडिक्ट कर सकती है कि हाँ ऐसा कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, हम कर सकते हैं, सो दैट जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कंपनी की फंक्शनिंग पर ना पड़े, ठीक है। बट जब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहे होते हैं या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हो तो उसमें जो सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ना वो कंपनी के कंट्रोल के बाहर होते हैं, ठीक है। कंपनी उन पर जो है कंट्रोल नहीं कर सकती, और ये जो फैक्टर्स होते हैं मोर ओवर ये क्या होते हैं, अनप्रडिक्टेबल होते हैं। मतलब आप इन एडवांस इनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अभी फ्यूचर में ऐसा कुछ चेंज आने वाला है, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट चेंज हो गया, इकोनॉमी में सडन कोई चेंज आया तो अनप्रिडिक्टेबल था, ठीक है। इतनी जल्दी प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है ना, क्योंकि ये कह सकते हैं कि एक ब्रॉडर लेवल पर होते हैं सारे फैक्टर्स, ठीक है। सो इसीलिए जो होता है आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आप कर सकते हैं, ठीक है, उतना तो स्टडी कर लीजिए, सो दैट इनका जो अनप्रिडिक्टेबल नेचर है वो हिंडर ना करे कंपनी की फंक्शनिंग को, ठीक है ना। हम देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि इंटरनल फैक्टर्स की जैसे हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर में हमारा जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आ गया, ठीक है, विजन एंड मिशन ऑफ द बिजनेस आ गया, पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज आ गया, ठीक है, और बाकी की सारी हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, अगर उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है तो हम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर है और जो कंपनी उसको कहीं हद तक आइडिया रहता है, वो प्रोडिक्ट कर पाता है कि ये वाली हायरार्की काम नहीं कर रही है, सो वी नीड टू चेंज। राइट, नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ठीक है, लेबर यूनियन हो गए, ये सब हो गए आपके इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर। फिर जब आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर रहे होते हैं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो, ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। तो माइक्रो क्या होते हैं, जो छोटे लेवल पर होते हैं, ठीक है, और मैक्रो क्या होते हैं, एक ब्रॉडर लेवल पर जब आप स्टडी करते हैं तो दैट इज़ योर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। जैसे माइक्रो में आपका कंज्यूमर्स आ गए, सप्लायर्स आ गए, कॉम्पिटिटर्स आ गए, ठीक है, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज आ गए, ठीक है, शेयर होल्डर्स आ गए, पब्लिक आ गई। जब आप मैक्रो इकोनॉमिक की बात कर रहे होते हैं, मैक्रो
इन्वायरमेंट की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आपके कौन कौन से फैक्टर आ जाते हैं, ये हमने बिजनेस स्टडी में भी पढ़ा था, ठीक है। पिस्टल, ठीक है, दैट मीन्स देखो आपके पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट आ गया, ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आ गया, ठीक है, और आपका जस्ट टेक्निकल इन्वायरमेंट आ गया, ठीक है, डेमोग्राफिक आ गया और ग्लोबल इन्वायरमेंट आ गया। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये आपके आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर, ठीक है। नाउ अब एक जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, अभी हम लोगों ने देख लिया कि कौन सा पर्टिकुलर इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। सो जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है किसका पार्ट फॉर्म करता है, ये पार्ट फॉर्म करता है किसका, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर ये आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक दे के रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और कई बार पूछे गए हैं, तो इसको स्किप नहीं कर सकते, इसको हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, इट इज़ क्रूशल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ऑफ द बिजनेस स्ट्रैटेजीज, इन्वेस्टमेंट्स एंड पब्लिक पॉलिसी। सो जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है अगेन इसमें दो तरीके के आ जाते हैं, एक हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक और दूसरा हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक, ठीक है, जो कि अफेक्ट करते हैं किसको, या कह सकते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं ओवरऑल इकोनॉमिक को। ऑलराइट, सो अभी भी जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे दो तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं, पहला आपका मैक्रो और दूसरा माइक्रो, ठीक है। सो माइक्रो और मैक्रो वही फ़र्क होता है, माइक्रो मतलब छोटे लेवल पर जो होता है, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक लेवल पर होते हैं, जबकि मैक्रो क्या होता है, ब्रॉडर टर्म होता है, ठीक है। ब्रॉडर जो फैक्टर्स होते हैं या जो बहुत सारी चीज़ों को कवर अप कर रहे होते हैं वो मैक्रो लेवल पर होते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम मैक्रो ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मैक्रो क्या होते हैं, जो ब्रॉड लेवल पर होते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, अगर देश में महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमी में महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन से जो प्राइस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और अगर प्राइस इंक्रीज़ हो गए तो इससे क्या होगा, परचेजिंग पावर जो है, ठीक है, वो कम हो जाती है, ठीक है। कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाती है। फिर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो इंटरेस्ट रेट में क्या, अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो होता है हमारा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जो कॉस्ट हम पे करते हैं, ठीक है, बोरिंग के लिए, दैट इज़ योर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, अगर हाई इंटरेस्ट रेट कर दिए, अगर हायर इंटरेस्ट रेट होंगे तो लोग जो है ज़्यादा लोन नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो गया। और जो कंज्यूमर है अगर उसके पास पैसा नहीं होगा, अगैन अगर उसने लोन नहीं लिया उसके पास पैसा नहीं है तो स्पेंड कम करेगा, ठीक है, और वाइस वर्सा, ठीक है। नेक्स्ट जीडीपी की बात करें तो जीडीपी के बारे में हम सब जानते हैं। जीडीपी क्या होती है, बेसिकली इट मेजर्स द मेजर ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, ठीक है। अब जो जीडीपी है, ठीक है, अगर अच्छी खासी ग्रोथ हो रही हो तो ओवरऑल क्या दिखाएगा कि हमारी जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट में क्या आ गया, द नंबर ऑफ पीपल एक्टिवली सीकिंग वर्क, ठीक है, जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो एक्टिवली जो देख रहे हैं, ठीक है, कि काम देख रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, दे आर नॉट एबल टू फाइंड, ठीक है, वो बेसिकली क्वालिफाइड तो हैं बट वो अगर काम ढूंढ रहे हैं उनको मिल नहीं रहा है, ठीक है, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट कैन लीड टू डिक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग, ठीक है, जिससे कि इकोनॉमिक हार्डशिप हो सकती है। तो ये तो आपके हो गए मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे। सो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में जैसे कि आपके कंज्यूमर स्पेंडिंग हो गई, ठीक है, और बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ठीक है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट में क्या, अगर इन्वेस्टमेंट मेड बाय द बिजनेस इन कैपिटल विच कैन स्ट्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, ठीक है। फिर आपका हो गया एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। माइक्रो उतना पूछते नहीं है, मैक्रो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज अगर बाकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा जाए तो, ठीक है, बट स्टिल इसको भी पढ़ लेना, सेफ साइड पर रहना ठीक रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट का क्या रोल है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाएगा, ठीक है, रेगुलेट करेगा, तो ये सब ये रोल होते हैं किसके, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट के, ठीक है। अब फिजिकल पॉलिसी जैसे फॉर्म कर दी थी, फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग और टैक्सेशन पॉलिसी को यूज़ करता है टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर स्पेंडिंग बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो इससे इट विल स्टिमुलेट द इकोनॉमी, ठीक है। अगर वाइल रेजिंग द टैक्स कैन स्लो इट डाउन, अगर टैक्सेस ज़्यादा हो गए तो इट कैन स्लो इट डाउन। फिर मॉनेटरी पॉलिसीज़ की बात की जाए, मॉनेटरी पॉलिसीज़ में क्या हो गया, जो इंटरेस्ट है और जो मनी सप्लाई है, ठीक है, वो उसको इन्फ्लुएंस करना है। इसको कौन करता है, ये करती है सेंट्रल बैंक, ठीक है। अब इसमें लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट कैन इंकरेज बोरिंग, ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इससे बोरिंग जो है इंक्रीज़ होगी, ठीक है, लोगों के पास ज़्यादा वो होगा। अगर उनको लगेगा कि इंटरेस्ट कम देना है तो ऑब्वियसली बात है कि लोग ज़्यादा लोन ले लेंगे, ठीक है। वेरएज अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो लोगों को लगेगा कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर वो नहीं लेंगे, है ना। और अगर कम होगी तो फिर अगर वो ले लेते हैं तो स्पेंडिंग इंक्रीज़ हो जाती है। वाइल रेजिंग द टैक्सेस कैन
कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है इकोनॉमी में, तो अगर जो टैक्स ये जो रेट्स हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स हैं, अगर इनको इंक्रीज़ कर दिया जाए तो इट कैन हेल्प टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रेगुलेटरी पॉलिसी। रेगुलेटरी पॉलिसीज़ मतलब गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशंस बना देती है कि हाउ टू ऑपरेट द बिजनेस, है ना। तो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं कुछ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस की इतने इस लिमिट से ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। आप ये वाली पैकेजिंग यूज़ कर सकते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली रहना है। तो ये सब जो होती है रेगुलेटरी पॉलिसीज़ हो गई, ठीक है। इसमें इंक्लूड हो गए आपके लेबर लॉज और ट्रेड पॉलिसीज़, ये सब किस में आ गए, ये आपके आ गए हैं रेगुलेटरी पॉलिसीज़ के अंदर, ठीक है। अब सोशल वेलफेयर की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को डेवलप करना या सपोर्ट करना जिसमें फैमिलीज इन्वॉल्व हों, ठीक है, और जो सोसाइटी का ओवरऑल इम्प्रूवमेंट वो अच्छा हो, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके, किसके अंदर आ गए, ये है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या था, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, रेगुलेटरी पॉलिसीज़ हो गई और सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही आपकी और पॉलिसीज़ में ये बाकी इसमें ये आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है टू क्रिएट जॉब्स एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट एजुकेशन एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट। अगर ज़्यादा एजुकेटेड होंगे तो जो वर्कफोर्स होगी उसकी स्किल्स अच्छी होंगी और वो प्रोडक्टिवली काम कर पाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़। देखो स्ट्रैटेजीज टू प्रमोट सर्टेन इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना देती है इंडस्ट्री से रिलेटेड कि अगर आप जो रूरल एरिया है वहाँ पर अगर इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं या फिर कुछ ऐसे अनडेवलप्ड एरिया, बैकवर्ड एरियाज़ पे खोलते हैं, तो फिर गवर्नमेंट उस पर कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाती है कि लोग खोलें, जैसे कि कहीं पे सब्सिडीज़ दे देना या फिर कहीं पे किसी तरह की छूट दे देना, ठीक है। फिर आगे आपके फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में क्या आ रहा है, रेगुलेशंस टू इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, ऑलराइट। अच्छा, मैं बहुत पहले से तेज़ बोल रही हूँ तो इसको 1.5 पर देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल अब जो है उस पर देखिएगा, नहीं तो फिर पूरा ऊपर से जाएगा, है ना। सो अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। अब हमने देखा था कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या था, ठीक है, कितने तरीके के होते हैं, ये नहीं था, ठीक है। हमने देखा था क्या, हमने देखा था कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कितने पार्ट थे, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि 2 तरह के थे, ठीक है, जिसमें आपके 2 फैक्टर्स आ गए थे, इकोनॉमिक माइक्रो और माइक्रो, ठीक है। बट अब हम क्या देख रहे हैं, टाइप ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसमें आपका पहले आ जा रहा है वो है आपका स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ रहती है, ठीक है। मतलब जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट रहेगी और लो इन्फ्लेशन रहेगी एज वेल एज लो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसेशनरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। रिसेशनरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या चीज़ आ रही है, ये आ रही है कि इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक डिक्लाइन, इट इज़ मार्क्ड विद द इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा है एज वेल एज जो जीडीपी ग्रोथ है वो नेगेटिव में है, ठीक है। हायर अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। जैसे कि अभी का हम केस देख रहे थे कुछ टाइम पहले, सब बोल रहे थे कि मार्केट बहुत ज़्यादा रिसेशन चल रहा है, ठीक है। तो रिसेशन मतलब क्या होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, ठीक है। लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही थी, लोग क्वालिफाइड है बट उनको स्टिल जॉब्स नहीं मिल रही, सो रिसेशनरी फेज चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इन्फ्लेशनरी से ही जैसे नाम से पता चल जा रहा है आपको, इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है। मॉडरेट इन्फ्लेशन रहेगी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ज़्यादा हो जाती है तो उससे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफ्लेशनरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। डिफ्लेशनरी में क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलिंग प्राइसेस, ठीक है, प्राइसेस कम हो रहा है विच कैन लीड टू रिड्यूस स्पेंडिंग एंड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज बूम और एक्सपेंशनरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है, एक्सपेंशनरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सो बूम और एक्सपेंशनरी मतलब क्या, मतलब जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है, उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर इट इज़ कैरेक्टराइज बाय स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी, लो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी एज वेल एज हाई कंज्यूमर एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस रहेगा, वो अच्छी खासी स्पेंडिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्या, टाइप ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ऑलराइट। और भी तरीके के होते हैं, ठीक है, बट मेनली जो पूछे जाते हैं वो यही हैं, ठीक है, ये वाले। बाकी के हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, हाईली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन रहता है, ठीक है, विच कैन लीड टू इनोवेशंस, ठीक है। और अब ज़्यादा कंपटीशन रहेगा तो सब compete करने की कोशिश करें, अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करें, तो बहुत ये होता है कि जो प्राइसेस होते हैं, ठीक है, प्राइसेस में कंपटीशन चल रही है तो बिजनेस क्या करेगा, कुछ बिजनेसेस उस प्राइस को कम कर देंगे सो दैट कंज्यूमर उनके पास ज़्यादा आ जाए, ठीक है। सो अगेन ये इसमें ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। फिर है इमर्जिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स, ठीक है, rapidly industrializing the economics with higher growth. फिर डेवलप्ड मार्केट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, रेगुलेटरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इट इज शेप्ड। रेगुलेटरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, इट इज शेप्ड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है
जो कि अफेक्ट कर सकती है बिजनेस ऑपरेशंस को, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसमें टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट आ गई, ठीक है, विच कैन ट्रांसफॉर्म द इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या है, इट इज़ लाइंग हैविली ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, सेंसिटिव टू कमोडिटी प्राइसेस एंड ग्लोबल डिमांड, ठीक है। तो ये वाले जो हैं पर्टिकुलर टाइप्स, ये इतने नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, इन पे क्वेश्चन इतने आए भी नहीं हैं, बट हाँ ये वाले इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा खुद से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं मेजर पोर्शन पर, जो कि है आपका मेजर एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमने पढ़ लिया, ठीक है, उसके टाइप्स पढ़ लिए, अब उसके एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है। जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस को, ठीक है। अब इसमें की एलिमेंट्स में आ गए आपके, जैसे इकोनॉमिक सिस्टम आ गया, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम आ गया, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आ गई, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स आ गए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ गए। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, ठीक है, मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, बस रिवाइज करेंगे ये पर्टिकुलर चीज़ क्या होती है, ठीक है। सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट स्टिल चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, इट बेसिकली रेफर्स टू अ वे सोसाइटी ऑर्गेनाइजेज द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम है, जैसे पहला आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, है ना। तो ये मेनली 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, जब हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, मतलब इन दोनों के जो गुड फीचर्स हैं ना वो इंक्लूड हो जाते हैं, किसमें, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में। और इंडिया क्या है, हमने क्या अडॉप्ट करके रखा है, हमने अडॉप्ट करके रखा है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को, ठीक है। हमारी जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट नहीं है ना सोशलिस्ट है, बट हम मिक्स्ड है, ठीक है। गुड फीचर्स लेके रखे हैं दोनों से, सो दैट अच्छे से ऑपरेट हो पाए बेसिकली हमारी इकोनॉमी। तो ये हो गए हमारे 3, अब एक एक करके इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है वो है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। तो जैसे नाम से पता चला है, कैपिटलिस्ट बोलो या फिर आप प्राइवेट इकोनॉमिक सिस्टम बोलो, दोनों चीज़ बराबर है, ठीक है। यहाँ पर जो ओनरशिप रहती है, ठीक है, ओनरशिप होती है, ठीक है, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस आर प्राइवेटली ओन्ड, ठीक है। इसकी जो ओनरशिप है वो किसके पास रहती है, प्राइवेट हैंड्स में रहती है, ठीक है। फिर ऑपरेशन की बात की जाए, मतलब ये किस लिए ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। अगेन अगर ऑपरेट हो रहा है तो किस लिए ऑपरेट हो रहा है, ये हो रहा है प्रॉफिट के लिए, ठीक है। यहाँ पर कोई सोशल वेलफेयर को लेके नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस रहेंगी इस वाले पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम में वो बहुत मिनिमम रहेंगी, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं होंगी, बट होंगी, बट एकदम मिनिमम होंगी, ठीक है। मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशंस एंड द मार्केट इज ड्रिवन बाय द सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो सप्लाई एंड डिमांड पर मार्केट चलता है यहाँ पर। और जो मेन मोटिव होता है इनका ये होता है कि टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट को अर्न करना। फिर आ जाते हैं हम इस पर, जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है इस पर्टिकुलर बिजनेस की, इसका जो राइट है, ठीक, किसके पास रहता है, वो रहता है प्राइवेट हैंड्स में, या तो इंडिविजुअल्स के पास रह गया, फिर पर्टिकुलर बिजनेस के पास रहेगा, ठीक है। फिर फ्री मार्केट प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द कॉम्पिटिशन बिटवीन द बिजनेस, ठीक है। तो जो प्राइस है पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम का, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड होता है कॉम्पिटिशन्स बिटवीन द बिजनेस, ठीक है, कि कौन सा बिजनेस, जैसे कम्पीट कर रहे हैं बहुत सारे बिजनेसेस, तो वो अपने हिसाब से प्राइसिंग डिसाइड हो जाता है, ठीक है। कोई ज़्यादा हाई कर रहा है तो कोई अगर लो कर रहा है तो लोग क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे कि लोअर वाला मिल जाए, ठीक है, विद गुड क्वालिटी। तो उसके हिसाब से जो है प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंज्यूमर चॉइस पर आ जाते हैं। तो कंज्यूमर के पास एक वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, सब आपस में कम्पीट कर रहे हैं, सब अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट जो कंज्यूमर है उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा रहें। इसलिए जो कंज्यूमर्स है उनके पास एक वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ जाता है, ठीक है, फ्रॉम विच दे कैन चूज, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव। अगेन जो बिजनेस का मेन मोटिव होता है, इट इज़ टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ऑपरेट करना चाहता है, तो इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम में जो बिजनेस है इट ऑपरेट्स टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। अगेन अब हम स्ट्रेंथ की बात की जाए, अगर आप अपने से ही सोचेंगे, ठीक है, अगर हम स्ट्रेंथ की बात की जाए तो क्या होगा, अगर प्राइवेट हैंड्स में है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा इंटरवेंशंस नहीं है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनोवेशन होगा, इंकरेज होगा, इनोवेशन होगा, एफिशिएंसी अच्छी खासी रहेगी, ठीक है। एंड ऑल्सो इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंज्यूमर चॉइस, ठीक है। वीकनेस की बात की जाए तो यहाँ पे इट कैन लीड टू इनकम इनइक्वालिटी एंड सोशल डिस्पैरिटी, ठीक है। तो बिजनेस अपने हिसाब से सोचेगा, ठीक है, अगर सबके बारे में नहीं लेके सोचेगा तो इससे क्या दिक्कत हो सकती है, इससे इनकम इनइक्वालिटी हो सकती है, एज वेल एज सोशल डिस्पैरिटी हो सकती है, ठीक है। मार्केट फेलियर्स में अकर विदाउट द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अगर गवर्नमेंट उतना इंटरवेन नहीं करेगी तो हो सकता है कि मार्केट फेलियर्स हो जाए, ठीक है। तो ये तो कुछ है वीकनेस और स्ट्रेंथ।
नेक्स्ट पर आ जाते हैं जो हमारा है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। तो सोशलिस्ट से नाम से पता चल रहा है कि ये जो है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है, ठीक है। तो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है, तो इसकी ओनरशिप किसके पास रहेगी? इसकी ओनरशिप रहने वाली है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो इट इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ही इसको ओन करती है, गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल करती है, ठीक है। ऑपरेशन की बात करी जाए तो ये किस लिए ऑपरेट होता है? हेयर इट इज़ ऑपरेटेड फॉर बेनिफिट ऑफ सिटीजन्स, तो सिटीजन के बेनिफिट्स के लिए ये जो है ऑपरेट होता है। विद द गवर्नमेंट मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस, गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है, ठीक है। जो सोसाइटी का बेनिफिट है, कह सकते हैं जो ओवरऑल लोगों का बेनिफिट है उसको ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट है इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है। फिर जो इसकी ओनरशिप है, ठीक है, जो प्राइवेट जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो कौन ओन करेगा? वो रहेगी स्टेट के पास, मतलब स्टेट मतलब गवर्नमेंट के पास रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंट्रल प्लानिंग, यहाँ पे जो भी प्लानिंग वगैरह होगी ये सारा गवर्नमेंट प्लान करता है, एज वेल एज जो भी कंट्रोल वगैरह होगा वो सब कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। फिर आ गया आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इट एम्स टू ओके, सो इट एम्स टू डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ एंड रिसोर्सेज मोर इक्वली अमॉन्ग्स द पॉपुलेशन, ठीक है। फिर है सोशल वेलफेयर स्टेट, तो अगेन ये जो उसका मेन पर्पस है, ठीक है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ठीक है, सेफ्टी नीड्स प्रोवाइड करना है, किसके लिए? इट इज़ फॉर द सोशल सर्विस, ठीक है। अब वहाँ पर जो वीकनेस हो रही थी यहाँ के वो स्ट्रेंथ बन गई, ठीक है। मतलब कैपिटलिस्ट में जो वीकनेस थी वो यहाँ पे आके स्ट्रेंथ बन गई। देखो सबसे पहला क्या है? इट रिड्यूसेस द इनकम इनइक्वालिटी एंड पोवर्टी, ठीक है। फिर है इंश्योर्स बेसिक नीड्स आर मेट बाय द, ठीक है, बेसिकली जो भी लोगों की बेसिक नीड्स हैं सारे सिटीजन्स के उनको मीट आउट किया जा सके, ठीक है। नाउ वीकनेस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो वीकनेस से जब हम बात करें तो वीकनेस में क्या है? वो वीकनेस क्या हो सकती है? अगर ये जो बेसिकली हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में ना उतने ज़्यादा एफिशिएंटली काम नहीं होता है, ठीक है, और उतना ज़्यादा इनोवेटिव काम नहीं होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है। अगर हम कैपिटलिस्ट सिस्टम से कंपेयर करें तो, ठीक है। एंड दिस कैन ऑल्सो मे सफ़र फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज एंड लैक ऑफ इंसेंटिव्स, ठीक है। सो ये हो गया आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। अब हम मिक्स्ड के बारे में बात करेंगे, तो मिक्स्ड में क्या होगा? इन दोनों के फीचर्स लेके मिक्स्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ओनरशिप की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों, क्योंकि हमने दोनों का जो गुड फीचर्स है उसको लिया है, ठीक है, सोशलिस्ट के भी लिए हैं, कैपिटलिस्ट के भी लिए हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होगा? दोनों की जो ओनरशिप रहेगी, ठीक है, प्राइवेट की भी रहेगी एज वेल एज गवर्नमेंट की ओनरशिप भी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ऑपरेट होता है दोनों मोटिव के साथ होता है, ठीक है, बेसिकली प्रॉफिट के साथ भी हो रहा है एज वेल एज की सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखते हुए ये ऑपरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होंगी वो सोशल जो वेलफेयर है उसको भी ध्यान में रखते हुए, ठीक है। को एग्जिस्टेंस ऑफ द सेक्टर्स, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स दोनों ऑपरेट करते हैं साइमल्टेनियसली। फिर रेगुलेशंस की बात की जाए तो गवर्नमेंट कुछ हद तक रेगुलेट करती है, ठीक है, कह सकते हैं अच्छा खासा। कैपिटलिस्ट में क्या होता था? मिनिमम कंट्रोल होता था, ठीक है। और फिर हमने सोशलिस्ट में बात करी थी तो वहाँ पर हमारा ज़्यादा कंट्रोल हो रहा था, ठीक है। बट अब हम जब मिक्स्ड की बात करें तो कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखती है और कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में उतना कंट्रोल नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए, इट कैन अडॉप्ट पॉलिसीज़ टू बैलेंस इकोनॉमिक हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है। फिर मार्केट मैकेनिज्म पे आ जाते हैं, यूटिलाइजेज मार्केट मैकेनिज्म वाइल एड्रेसिंग द मार्केट फेलियर्स थ्रू रेगुलेशंस, ठीक है। अब स्ट्रेंथ की बात की जाए और वीकनेसेस की बात की जाए, ठीक है, तो मिक्स्ड में क्या वीकनेस हो सकती है, क्या स्ट्रेंथ हो सकती है? सो अगर दोनों को वो करना है, क्या बोल सकते हैं कि फ्रीडम को, मतलब जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो भी मिली और इस वेल सोशल वेलफेयर भी मिला है, तो वो कौन सा अडॉप्ट कर सकते हैं? वो अडॉप्ट कर सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को, ठीक है, बिकॉज इट बैलेंसेज बोथ, ठीक है। नाउ इट कैन रिस्पॉन्ड टू मार्केट फेलियर्स एंड प्रोवाइड पब्लिक गुड्स, ठीक है। अगर मार्केट फेलियर्स हो रहे हैं तो उसको उस पर रिस्पॉन्ड भी कर सकती है एज वेल एज पब्लिक गुड्स भी प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। वीकनेस की बात की जाए, अगेन वीकनेस क्या होती है? यदि कमजोरी क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल फॉर गवर्नमेंट ओवर रीचेस एंड इनएफिशिएंसीज, और दोनों सेक्टर्स को जो बैलेंस करना, ठीक है, और दोनों को इंटरेस्ट को बैलेंस करके रखना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है। सो ये तीनों आपके हो गए इकोनॉमिक सिस्टम्स, ठीक है। कैपिटलिस्ट पढ़ लिया आपने, सोशलिस्ट पढ़ लिया, फिर मिक्स्ड पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारा जो सेकेंड एलिमेंट था वो क्या था? वो था इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ठीक है। पहला हमारा ये कवर कर लिया अपने इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। अब हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ देखेंगे। अच्छा, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हम पहले भी देख चुके हैं, बट चलो एक बार देख लेते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आर द स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, ठीक है। सो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या होती है? कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि इंप्लीमेंट करता है गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन इनको सब डिवाइड करके रखा है दो हिस्सों में, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो एज वेल एज माइक्रो, ठीक है।
अब माइक्रो में अगेन बात करें तो छोटे लेवल पर होता है, मतलब बेसिकली जो रेगुलेटरी पॉलिसीज़ हो गई, ठीक है, ट्रेड पॉलिसीज़ हो गई, ये सब आ गई आपकी, ठीक है। फिर अगर हम मैक्रो की बात करें तो जैसे मॉनेटरी पॉलिसीज़ हो गई, फिस्कल पॉलिसीज़ हो गई, ठीक है। अब मैं मॉनेटरी पॉलिसीज़ और फिस्कल पॉलिसीज़ पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ में क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो है, ठीक है, दैट इज़ RBI, वो कुछ ऐसे स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं जिसमें जैसे कि मनी सप्लाई को अगर कंट्रोल करना हो या इंटरेस्ट रेट्स को करना हो, ठीक है, इनके थ्रू जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं किसको, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ठीक है। और जो फिस्कल पॉलिसीज़ हैं यहाँ पर स्पेंडिंग है और टैक्सेशन की बात होती है, तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स और टैक्सेशन। सो अगर गवर्नमेंट इंक्रीज कर देती है, ठीक है, स्पेंडिंग, दैट कैन स्टिमुलेट द इकोनॉमी। अगर टैक्सेस बढ़ा देती है तो दैट इट कैन स्लो इट डाउन, ठीक है। ये हो गए। अब माइक्रो में देखो रेगुलेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर अप किया जा सके, है ना। और ये पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स पर, ठीक है। तो ये जो हमारा था थर्ड एलिमेंट, है ना। हाँ, तो ये थर्ड एलिमेंट था हमारा सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हम देख लेंगे एक बार। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे आ जाते हैं। ऑलराइट, सो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या होगा, दैट कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। सोशल फैक्टर्स जैसे कि जो सोसाइटल फैक्टर्स हैं, ठीक है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होते हैं, वो अफेक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। तो उसमें इंक्लूड हो गया आपका एजुकेशन, ठीक है। अगर अच्छी खासी एजुकेशन रहेगी, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन रहेगी, दैट कैन इम्प्रूव द वर्कफोर्स स्किल एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। फिर इनकम की बात की जाए, अगर इनकम लेवल अच्छा रहेगा तो फिर कंज्यूमर की स्पेंडिंग अच्छी होगी, ठीक है। और इकोनॉमिक डिमांड, ओवरऑल जो इकोनॉमिक डिमांड है वो अच्छी खासी होगी, ठीक है। फिर अगर हेल्थ की बात की जाए तो अगर हेल्थियर पॉपुलेशन होगी, दैट कैन टेंड टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द इकोनॉमी, ठीक है। ये हो गया। सो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी देख लिए हमने। और जो हमारा लास्ट एलिमेंट था ना, वो क्या था, वो था हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ठीक है। तो हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी देख लेते हैं एक बार कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते क्या हैं, ठीक है। सो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की जब हम बात करें तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में क्या हो गया, ये बेसिकली कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि इकोनॉमी की जो ओवरऑल हेल्थ है, या कह सकते हैं जो उसकी परफॉर्मेंस है कैसी है, ठीक है। जैसे कि जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी से क्या होता है, पता चलता है कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, ठीक है। ये क्या करता है, इट कैन इंक्लूड इट कैन इंडिकेट द इकोनॉमिक हेल्थ, ठीक है। तो इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है वो इंडिकेट कर सकता है। फिर है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इन्फ्लेशन से क्या होगा, इन्फ्लेशन से पता चलेगा, इट कैन इंडिकेट व्हाट, कि लोगों की परचेजिंग पावर कैसी है, ठीक है। इट कैन इंडिकेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है, ठीक है, परचेजिंग पावर कैसी है। ये हो गया। फिर है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट में देखो जैसे लोगों के पास, मतलब बेसिकली उनको पास क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। मेजर द परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स दैट इज अनएम्प्लॉयड एंड एक्टिवली सीकिंग वर्क, ठीक है। सो ये क्या इंडिकेट कर सकता है कि इट कैन इंडिकेट द इकोनॉमी इज एबिलिटी टू क्रिएट जॉब्स। क्या इकोनॉमी जॉब्स को क्रिएट नहीं कर पा रही, कितनी इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। फिर है ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है, इंडिकेटिंग द इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। तो जो पर्टिकुलर कंट्री का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है, ठीक है, उसको जो उसका बीच का डिफरेंस है वो मेजर करता है। इट इंडिकेट्स द इकोनॉमिक रिलेशनशिप विथ अदर कंट्रीज, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप कैसे हैं अदर कंट्रीज के साथ, वो ये इंडिकेट करता है, ठीक है। सो ये सारे हमारे हो गए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका व्हाट इज़ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होती हैं इकोनॉमिक्स में, वो हम देख लेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ में आपको 2 बार पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अगेन बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि RBI इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अभी हमने थोड़ा आगे पहले पढ़ा था जो, तो मैंने बताया था आपको कि सेंट्रल बैंक, ठीक है। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, RBI है, ठीक है। सो RBI इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसीज़, ठीक है। अगेन मॉनेटरी पॉलिसीज़ में देखो क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। देखो, इट कैन इन्वॉल्व मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज द करेंसी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब गवर्नमेंट का रोल क्या रहेगा इन बिजनेस, ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की जब हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है,
किसकी तरह, देखो पॉलिसीज़ के थ्रू रेगुलेशंस बना देती है, कुछ इंटरवेंशंस करती है, तो गवर्नमेंट का जो रोल होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है, तो सेटिंग द स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स बना देती है, फिर कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बना देती है कि जो कंपटीशन है वो फेयर रहे और कंज्यूमर जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। फिर कंप्लाइंस एंड इन्फोर्समेंट, ठीक है, एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग बिजनेस कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है, तो जो एजेंसीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि बिजनेस हैं वो कंप्लाई कर सकें, ठीक है, विथ लॉज एंड रेगुलेशंस। फिर आते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर, ठीक है, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में क्या क्या आ गए, और टैक्सेशन पॉलिसीज़ आ गई, ठीक है, तो गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसीज़ जो बना रही है, ठीक है, वो भी अफेक्ट कर सकते हैं जो बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर, ठीक है। बेसिकली जैसे हायर टैक्स रेट्स होंगे तो फिर जो बिजनेसेस हैं उनके पास प्रॉफिट कम बचेगा, है ना, तो फिर उसके हिसाब से जो उनकी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर फेवरेबल टैक्स पॉलिसीज़ रहेंगी तो इट कैन इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़, ठीक है, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़ में क्या होगा, दीज पॉलिसीज़ इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, तो ये सारी पॉलिसीज़ इन्फ्लुएंस कर सकती है क्या, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन रेट्स और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। फिर आपके ट्रेड पॉलिसीज़ हो गए, ठीक है, ट्रेड पॉलिसी जैसे इंटरनेशनल ट्रेड, तो गवर्नमेंट कुछ हद तक रेगुलेट कर लेती है, ठीक है, थ्रू टैरिफ्स एंड कोटाज कि कैसे बिजनेस ऑपरेट करेगा इन द ग्लोबल मार्केट, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट रेगुलेशंस बना दिए हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए तो कुछ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए जैसे कि रोड्स हो गए, ठीक है, पोर्ट्स हो गए, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हो गए। फिर यूटिलिटी एंड सर्विसेज, यूटिलिटीज़ में जैसे कि वो आ गए, प्रोविजन फॉर यूटिलिटीज़ ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट इज असेंशियल फॉर बिजनेस फंक्शनिंग, ठीक है। फिर आपका है लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट में जो डिफरेंट एक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, जो डिफरेंट बेसिकली जो लीगल एक्ट्स हैं, ठीक है, वो सब आ जाते हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, ठीक है, जिसमें आपको बता के रखा है कि कंज्यूमर के क्या क्या इंटरेस्ट हैं, ठीक है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, और कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं, अगर कुछ उनके साथ हो गया ऐसा कि बेसिकली फ्रॉड हो गया, कुछ हो गया, तो उसकी रेमेडी क्या है, ठीक है, वो सब बताना। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड द प्रोविजन फॉर एड्रेसिंग कंज्यूमर्स ग्रीवेंसेस, ठीक है, जो कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस हैं उनको सॉल्व करना, ठीक है, ये सब आ जाता है। फिर नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, फेमा एक्ट, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा इन डिटेल। यह आपका था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे सोशल कल्चरल फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बिजनेस को, ठीक है। सोशल कल्चरल फैक्टर्स की बात की जाए, इसमें आपके देखो कल्चरल नॉर्म्स आ सकते हैं, वैल्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है, तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, अगर उनकी कल्चरल बिलीव्स होंगे कि हम पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कोई उनका नॉर्म है कि हम जो अनियन है या गार्लिक नहीं खाएंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर वो प्रोडक्ट वो नहीं परचेज़ करेंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर अगर दूसरी प्रेफरेंस उनको अवेलेबल करवा दी जाए, ठीक है, सो वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्कफोर्स कल्चर, ठीक है, सोसाइटल एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, जेंडर रोल्स एंड मैनेजमेंट स्टाइल अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रेंड जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, चेंजेस इन द पॉपुलेशन साइज एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन की साइज़ में चेंजेस आ रहे हैं या फिर जो इनका एज क्राइटेरिया है, ठीक है, ज़्यादा अगर यूथ है तो फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स इसमें मार्केट में सेल होंगे और उसी की डिमांड रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन, ठीक है, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन क्रिएट्स न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, अगर बेसिकली अर्बन मार्केट्स अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, अर्बन एरिया इंक्रीज़ हो रहा है तो उससे मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ हो रही होती हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो चैलेंजेस रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक, ठीक है, ये सब हो गया। अब जो सोशलिस्ट की बात करें तो एजुकेशन एंड लिटरेसी की बात तो ज़रूर होगी, ठीक है, तो यहाँ पे स्किल लेवल की बात की जाए तो अगर एजुकेशन सिस्टम भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, इसको फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड लेबर, ठीक है, अगर एजुकेशन अच्छी खासी प्रोवाइड हो रही होगी तो वहाँ पे ज़्यादा स्किल्ड लेबर मिलेंगे, ठीक है। फिर है कंज्यूमर अवेयरनेस की जो लिटरेसी रेट है वो कैसा है, ठीक है, आर द कंज्यूमर्स मोर अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट्स और नॉट, ठीक है, तो अगर वो अवेयर होंगे तो उसकी बेटर डिमांड रहेगी, ठीक है। फिर है सोसाइटल एटीट्यूड, सोशल एटीट्यूड्स, ठीक है, सोशल एटीट्यूड में क्या हो गया, इन्वायरमेंटल कंसर्न, ठीक है, अगर पर्टिकुलर जो कंज्यूमर है, ठीक है, ही इज़ कंसर्न अबाउट द एनवायरनमेंट, ठीक है, तो वो कह रहा है कि हम ना जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है वो प्लास्टिक वाली नहीं लेंगे, अगर पेपर वाली पैकेजिंग है या फिर इको फ्रेंडली पैकेजिंग है तो फिर हम वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, ठीक है। और अगर बाई चांस अगर प्लास्टिक भी अगर वो रिसाइकलेबल नहीं है तो फिर हम उसको प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इज हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है। इंक्रीजिंग द फोकस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस क्रिएट्स डिमांड फॉर हेल्थियर प्रोडक्ट, ठीक है। अगर लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस है, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में, तो फिर वो लोग डिमांड करेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, हमारे को जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों वो सारी हेल्दी हों और सर्विसेज हों, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, ठीक है। ये सारे आपका जाते हैं किसमें, सोशल एटीट्यूड में, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया सोशल कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने पॉलिटिकल वाला भी देख लिया था कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख ली। अब हम आ जाएंगे हमारे डायरेक्टली फेमा एक्ट के ऊपर, ठीक है। सो फेमा एक्ट पढ़ने से पहले हम लोग फेरा एक्ट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो था वो फेरा एक्ट था, ठीक है। तो फेमा एक्ट के आने से पहले फेरा एक्ट चला करता था, उसके बाद जो है फेमा एक्ट ने फेरा एक्ट को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो जो फेरा एक्ट था, ठीक है, फेरा एक्ट कब आया था, 1 जनवरी 1974 में आया था, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ ही हो रही थी, ठीक है। इसका आपको पता चल गया, ये डेट ज़रूर याद करके रखिएगा, ठीक है। आजकल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं तो ये डेट्स पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ पे इट एम्ड एट रेगुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन एंड वाज मोर ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग लेजिस्लेशन, ठीक है। यहाँ पर एक जिसका नेचर था मोर ओवर रिस्ट्रिक्टेड था, ठीक है। और इट रेगुलेट द ट्रांजैक्शंस, फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांजैक्शंस हो रही थी उसको रेगुलेट करना इसका जो काम था, ठीक है। फिर जो फेरा था ये सारे के सारे सिटीजन्स पर अप्लाई होता था, ठीक है, वेदर दे आर लिविंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ठीक है। और अगर कोई ब्रांचेस हैं इंडियन कंपनीज की बाहर तो उन पर भी अप्लाई हो जाता था। और द कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, अगर कुछ कॉर्पोरेट्स हैं जो कि आउटसाइड इंडिया है तो उन पर भी अप्लाई हो जाता था, ठीक है। सो इसके जो रेगुलेशंस थे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, ऑन इकोनॉमिक ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, ठीक है। फिर फेरा जो एक्ट था, ठीक है, ऑल्सो कंट्रोल्ड द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द करेंसी, ठीक है। ये इसने और ये इसको भी कंट्रोल करके रखा। फिर अंडर दिस लॉ ओनली दोज थिंग्स दैट आर एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड व परमिटेड, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर चीज़ लिखी हुई है कि यही परमिट है तो सिर्फ वही परमिट होती थी। और ये इससे क्या हो रहा था, इट वॉज कॉन्ट्राडिक्टरी टू अदर लॉ, ठीक है। अब कॉन्ट्राडिक्टरी जो जर्नल लॉ है, ठीक है, जर्नल लॉ क्या बोलता है, अगर आप जो है गिल्टी प्रूफ नहीं हुए तब तक आपको इनोसेंट ही माना जाएगा, ठीक है। बट फेरा एक्ट जो था ना, फेरा एक्ट में एक चीज़ थी, ये थी कि अगर कोई भी वायलेटर है, ठीक है, अगर कोई वायलेटर है फेरा एक्ट का, ठीक है, उसने कुछ वायलेट किया है तो यहाँ पर उसको गिल्टी ही माना जाता, ठीक है। जब तक वो खुद को प्रूफ नहीं कर देता कि वो इनोसेंट है तब तक उसको गिल्टी माना जाता, ठीक है। तो ये किससे कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, ये हो रहा था जर्नल लॉ से कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। तो यही मेन चीज़ थी जो इंपॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से फिर ये जो रेस्ट्रिक्टिव नेचर था इसका फेरा एक्ट का, ठीक है। यहाँ पर देखो जो सिटीजन्स थे, इंडियन सिटीजन्स थे, बाहर रह रहे हैं या फिर इंडिया में रह रहे हैं, उन सब पर अप्लाई हो रहा था, ठीक है। ये कुछ जो इसके रेस्ट्रिक्टिव नेचर थे कह सकते हैं, ठीक है, इसकी वजह से जो स्ट्रिक्टनेस थी इसकी वजह से इसको रिप्लेस कर दिया गया था किससे, फेमा एक्ट से, ठीक है। सो हम फेमा एक्ट पर आ जाते हैं, ठीक है। सो फेमा एक्ट जो था ये कब आया था, इट इनेक्टेड ऑन 1 जून 2000, ठीक है। और इसने किसको रिप्लेस किया, फेरा एक्ट को रिप्लेस किया था, ठीक है। नाउ जब हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की बात करते हैं, इट्स अ पार्लियामेंट्री एक्ट, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री एक्ट है एंड दैट एम्पावर्स द रिजर्व बैंक एंड गवर्नमेंट, ठीक है। ये एम्पावर कर रहा है किसको, गवर्नमेंट को एज वेल एज आरबीआई को, दैट इज आर सेंट्रल बैंक को, ठीक है, टू मैनेज एंड रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब यहाँ पर इट वॉज एम टू रिवाइज एंड यूनाइट द फॉरेन एक्सचेंज रूल्स टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। और एक जो लॉ है, पर्टिकुलर लॉ है, दैट इज सॉरी जो पर्टिकुलर एक्ट है फेमा एक्ट, ये थोड़ा सा जो है फ्लेक्सिबल था या कह सकते हैं लेस रिस्ट्रिक्टिव था एज कम्पेयर टू द फेरा एक्ट। फेरा एक्ट जो था बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव था इन नेचर। बट जो न्यू फेमा एक्ट आया इट वॉज मोर लिबरल, ठीक है। द RBI इज क्रूशियल इन फेमास मैनेजमेंट, ठीक है। RBI क्रूशियल रोल प्ले कर रही थी इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फेमास मैनेजमेंट। इट डाइवर्सिफाइज द मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द फेमा एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फेमा में जो है 49 सेक्शंस हैं और इट इज़ सब डिवाइडेड, 49 सेक्शंस हैं एंड सब डिविजन्स हैं, सब सेक्शंस हैं, एंड डिवाइडेड इंटू 7 चैप्टर्स, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। नाउ हम आ जाते हैं प्रोटेक्शन एक्ट पर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कंज्यूमर कौन होता है, ठीक है। तो कंज्यूमर कौन होता है, जो अल्टीमेटली कंज्यूम कर रहा होता है प्रोडक्ट को, ठीक है, जो अल्टीमेटली सर्विस को ले रहा है, ठीक है, वो सारे आपके क्या होते हैं, उसको माना जाता है कंज्यूमर, ठीक है। जो एंड यूज़र होता है प्रोडक्ट का या सर्विस का उसको बोला जाता है क्या, कंज्यूमर, ठीक है। सो कंज्यूमर इज़ ए इंडिविजुअल और अ ग्रुप
हु इज़ द एंड यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, हु इज़ द एंड यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट सिस्टम, ठीक है। अब जो कंज्यूमर है, टिपिकली इसको किसको कंज्यूमर बोला जाता है, जो कि परचेज़ कर रहा है, ठीक है, या फिर वो पर्सनल पर्पज़ के लिए कर रहा है, फिर वो हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो है कि ये जो अगर कंज्यूमर कुछ परचेज़ कर रहा है, वो अगर बिजनेस के पर्पज़ से कर रहा है तो उसे कंज्यूमर नहीं बोला जाएगा, ठीक है। यही डिफरेंस होता है कंज्यूमर और कस्टमर के बीच में, ठीक है। कंज्यूमर नहीं परचेज़ करता है किसके लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए, बल्कि परचेज़ करता है जैसे अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए हो गया या फिर हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए हो गया, ठीक है। नाउ द बिहेवियर, प्रेफरेंसेस, डिसीजंस एंड साइकोलॉजी ऑफ द कंज्यूमर प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सो दैट जो बिजनेस की स्ट्रैटेजीज है ना उसके हिसाब से फॉर्मुलेट होती है, ठीक है। प्रोडक्ट को उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है और प्राइसिंग को उस हिसाब से रखा जाता है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, ठीक है, कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी साइकोलॉजी क्या है किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं आजकल जो मॉल्स वगैरह हैं, ठीक है, वहाँ पर एक स्ट्रैटेजी यूज़ करी जाती है, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जैसे 99 का प्रोडक्ट रख दिया, ठीक है, और 199 का रख दिया, तो ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे काम करती है कि हम लोग ना उसको देखते हैं कि बड़ा नंबर आगे नहीं, बेसिकली जैसे वो 99 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये टू डिजिट नंबर अगर हम इसी की जगह 100 लिख दें तो हमको लगता है हाँ भाई एक्सपेंसिव है, ठीक है, बट 1 रुपये कम कर कर, ठीक है, वो इंसान की साइकोलॉजी से खेला जा रहा है, ठीक है। सो ये क्या होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज होती है जो कि बिजनेस फॉर्मुलेट करता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर कैसा है कंज्यूमर का, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, ठीक है, ये सब हो गया, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस बारे में है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, ठीक है, ये पर्टिकुलर हमारे सिलेबस में दिया है तो इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, ठीक है, 1986, ये किस लिए लाया गया था, टू सेव गार्ड द कंज्यूमर राइट, तो कंज्यूमर की जो राइट्स हैं, ठीक है, उसको सेव गार्ड करना, और इट वॉज एमिंग टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस चल रही है उसको प्रिवेंट करवाना, ठीक है, यही था इसका मेन मोटिव, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डिटेल ब्रेकडाउन देख लेंगे इसके फीचर्स के हम लोग। तो फीचर्स क्या कहते हैं, इट इज़ वाइड एप्लीकेबल, ठीक है, तो जो एक्ट है ये सारे के सारे गुड्स पर, सर्विसेज पर, प्रैक्टिसेस पर अप्लाई होता है अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट करके रखा हो, ठीक है। बेसिकली गवर्नमेंट बता के रखा हो कि इस पर्टिकुलर गुड पर या फिर इस पर्टिकुलर सर्विस पर, इस पर्टिकुलर ट्रेड प्रैक्टिस पर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, तो उसको छोड़कर ये एक्ट सब पर अप्लाई होगा, ठीक है। इट कवर्स ऑल द सेक्टर्स, इसमें सारे सेक्टर्स कवर हो जाते हैं, प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया, फिर कोऑपरेटिव हो गया, ठीक है, इंश्योरिंग द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की, ठीक है, तो यहाँ पर जो है दिस एक्ट मैंडेटेज द एस्टैब्लिशमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, ठीक है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हैं हर एक लेवल पर बने हुए हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, स्टेट लेवल पर हैं, एज वेल एज सेंट्रल लेवल पर हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे कि थ्री टीयर क्वासी जुडिशरी मैकेनिज्म है, जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम हो गया, स्टेट कमीशन हो गया आपका, नेशनल कमीशन हो गया, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम है, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम किससे रिलेट करता है, देखो डिस्ट्रिक्ट फॉरम क्लेम करता है अप टू 20 लाख तक, ठीक है, तो 20 लाख तक के क्लेम्स होंगे वो डिस्ट्रिक्ट फॉरम देखेगा। फिर स्टेट कमीशन पे जाते हैं, स्टेट कमीशन 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक देखेगा, ठीक है। नेशनल कमीशन की बात की जाए तो हैंडल करता है क्लेम्स एक्सीडिंग 1 करोड़, ठीक है, तो अगर 1 करोड़ से ऊपर ज़्यादा हो रहे हैं तो ये कौन कम हैंडल करेगा, ये आपका करेगा नेशनल कमीशन, ठीक है। सो अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्ट के, तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, उसको सेफ गार्ड करना, जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं, फिर कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स उसके साथ उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सबसे प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर कंज्यूमर टू लॉन्च कंप्लेंट्स, ठीक है, अगर कंज्यूमर के साथ कुछ धोखाधड़ी हो गई तो दे कैन लॉन्च अ कंप्लेंट, ठीक है, तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि जो कंज्यूमर्स हैं कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकें, एज वेल एज सीक द कंपनसेशन फॉर द ग्रीवेंसेस, ठीक है। फिर है टू इंश्योर अ बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग, ठीक है, उनको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग देना, ठीक है, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट हैं वो अच्छे खासे रखना, ठीक है, कंज्यूमर को अच्छे खासे प्रोडक्ट्स मिले। एंड नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनएथिकल एंड अनफेयर एक्टिविटीज़, ठीक है, अनएथिकल या फिर अनफेयर एक्टिविटीज़ हो रही है तो उससे प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। तो बेसिकली जो मेन एम है इज़ टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, ठीक है। अब राइट्स की बात की जाए तो राइट टू सेफ्टी, ठीक है, तो हर एक कंज्यूमर का राइट है कि उसको जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेफ मिले, ठीक है, उसके हेल्थ को जो है थ्रेट ना हो और लाइफ को थ्रेट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहे कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसका है, ठीक है, क्या चीज़ है, और सर्विसेज जो ले रहे हैं, ठीक है, सो दैट वो इन्फॉर्म डिसीजन बना सकें। फिर नेक्स्ट इज राइट टू चॉइस, कंज्यूमर के पास चॉइस रहेगी, फ्री टू चूज़ फ्रॉम अ रेंज ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है,
और कॉम्पिटिटिव प्राइस में से कौन सा क्या लेना, उसको वो कंज्यूमर के पास राइट रहेगा कि वो चूज़ कर सके, ठीक है। राइट टू रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कंज्यूमर के पास दे हैव द एबिलिटी टू वॉइस कंज्यूमर्स इंटरेस्ट इन द फॉर्मुलेशन एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज राइट टू सीक रेड्रेस, ठीक है। तो बेसिकली अगर कुछ अनफेयर प्रैक्टिस हुई, ठीक है, और उनको कुछ पुअर क्वालिटी गुड मिल गया अनसेटिस्फाइड, तो फिर वो लोग उनके पास राइट है कि उनको फेयर कंपनसेशन मिले, ठीक है। फिर है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। तो कंज्यूमर को उसकी जो बेसिकली जो उसके राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसकी बारे में पता हो, ठीक है। फिर है राइट टू बेसिक नीड्स, ठीक है। अश्योरेंस टू एक्सेस टू एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो एक्सेस एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज उसके पास एक्सेस रहे, जैसे कि फूड हो गया, शेल्टर हो गया, एंड हेल्थ केयर, ये सब आ गया, ठीक है। नाउ अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, ये हमने पढ़ ही लिया था, जैसे कि यहाँ पे 3 टियर मैकेनिज्म फॉलो होता है, ठीक है, कंज्यूमर ग्रीवेंसेस और डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। पहला आपका जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है हैंडल करता है 20 लाख तक के क्लेम। फिर स्टेट कमीशन हैंडल कर रहा है 20 लाख से 1 करोड़ तक के क्लेम्स, ठीक है। और अगर एक्सीड हो जाते हैं, ठीक है, 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये क्लेम ये कौन करेगा हैंडल, ये करेगा नेशनल कमीशन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंटरनेशनल बिजनेस पर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जो भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो कि किसके बीच में हो रही है, 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में हो रही है, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है? ये होता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, ठीक है। अब ये डिफरेंट तरीके से हो सकता है, जैसे कि इम्पोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो गया, फिर इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, ये सब किसके अंदर आ गया? इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आता है, ठीक है। अगर इसकी स्कोप की बात की जाए, ठीक है, तो स्कोप क्या है इंटरनेशनल बिजनेस का, ठीक है। जो इंटरनेशनल बिजनेस है, इट हैज़ अ वाइडर स्कोप, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द डोमेस्टिक बिजनेस, ठीक है। अब इसमें इंक्लूड हो जाता है जैसे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? जब आप अपने जो कंट्री है, पर्टिकुलर कंट्री में जो गुड्स बन रहे हैं, ठीक है, उनको दूसरी कंट्री में सेल करते हैं, ठीक है, दूसरे कंट्री को अवेलेबल करवाते हैं, वहाँ पे जो दूसरी कंट्रीज में कंज्यूमर्स हैं उनको अवेलेबल करवाते हैं, तो दैट इज़ एक्सपोर्टिंग, ठीक है। फिर इंपोर्टिंग की बात की जाए, अगर आप दूसरी कंट्री से अपने कंट्री में लाते हैं तो वो आपका इंपोर्टिंग हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, तो एफडीआई में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स स्टैब्लिशिंग, देखो, या तो स्टैब्लिश कर लेंगे दूसरी कंट्री में जाके, बेसिकली अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, वहाँ पर या तो वहाँ पर जाके कंपनीज़ को स्टैब्लिश कर लिया जाएगा, ठीक है, या फिर अक्वायर कर लेंगे कोई भी बिजनेस ऑपरेशंस को, किसमें? फॉरेन कंट्रीज़ में, ठीक है। आइदर इन्वॉल्विंग होली ओन्ड सब्सिडीज, जॉइंट वेंचर्स के थ्रू, या फिर स्ट्रैटेजिक अलायंस के थ्रू, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस की बात की जाए, ठीक है, सो देखो, अब इंटरनेशनल बिजनेस की ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि हमको इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में सोचना पड़ा, ठीक है। सो जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका मार्केट एक्सपेंशन। जो डोमेस्टिक मार्केट है वो विद इन बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री है, ठीक है। कंट्री की बाउंड्रीज के बाहर वो आप अपना जो मार्केट है उसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। बट जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करते हो तो यू गेट एक्सेस टू लार्जर एंड डाइवर्स मार्केट, ठीक है। आप अपनी जो डोमेस्टिक बाउंड्रीज है उनके अलावा भी जो बाकी के, अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करवाना चाहते हैं, इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, या फिर अपने मार्केट को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू वो चीज़ हो सकती है, ठीक है, मार्केट एक्सपेंशन। फिर है इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल्स, ठीक है। अगर आप ज़्यादा लेवल पर, हायर लेवल पर, ग्लोबल स्केल पर ऑपरेट करते हैं तो फिर द फर्म्स कैन अचीव द कॉस्ट एफिशिएंसीज, ठीक है। फिर रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, अगर एक पर्टिकुलर कंट्री की हालत सही नहीं चल रही है, ठीक है, तो इससे क्या होगा? दूसरी कंट्री की तो ठीक है, तो आप वहाँ पे प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो बिजनेस है उसको पूरा रिस्क एक साथ बेयर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी का इकोनॉमिक डाउनफॉल आ रहा है या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है, तो एक कंट्री की ठीक नहीं है तो दूसरी की ठीक है, तो वहाँ पर उसका बिजनेस का ठीक ठाक चलता रहेगा, ठीक है। सो इससे क्या होगा? रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है। एक्सपोजर टू अ डाइवर्स मार्केट एनवायरनमेंट फॉस्टर्स इनोवेशन, ठीक है। अगर आपको एक्सपोजर मिल रहा है, ठीक है, दूसरे मार्केट्स को, तो आपको पता है इनोवेशन पता चल रही है, ठीक है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पता चल रही हैं, ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ये मिल जाता है टू एनहेंस द कॉम्पिटेटिवनेस थ्रू एक्सेस टू ग्लोबल रिसोर्सेज। आपको ग्लोबल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल मिल रही है, बेस्ट प्रैक्टिसेस आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एनहेंस प्रॉफिटेबिलिटी। सिंस अब ग्लोबल लेवल पर काम हो रहा है तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हायर प्रॉफिट थ्रू ग्लोबल एक्सपेंशन, ठीक है, अच्छी खासी प्रॉफिट्स अर्न होंगे, ठीक है, और बेसिकली प्रॉफिट्स हायर होंगे, ठीक है, क्योंकि आप डोमेस्टिक बाउंड्रीज से लेकर आप अपना मार्केट एक्सपेंड कर चुके हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा? हायर प्रॉफिट्स होगा, एज वेल एज आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी, ठीक है। अब हम जाते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और उसके ड्राइवर्स क्या हैं वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है। तो जो
बिजनेस हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यही क्या होता है, आपका ग्लोबलाइजेशन होता है, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी कल्चर थ्रू अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। अब इसमें कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया, ठीक है। अगर ग्लोबलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी अब अपग्रेडेशन हो गई है, ठीक है, और इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन ये सब अच्छा खासा हो गया, ठीक है, आप प्रॉपरली शेयर कर सकते हो, और इकोनॉमिक ई कॉमर्स ग्लोबली हो सकता है, ठीक है। सो ना हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पे एफिशिएंट लॉजिस्टिक नेटवर्क्स हैं, ठीक है। एयर ट्रैवल रिड्यूस द कॉस्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर गुड्स एंड पीपल टू मूव अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है, ये हो गया। फिर है ट्रेड लिबरलाइजेशन, ठीक है। ट्रेड लिबरलाइजेशन में मतलब रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम कर दी गई हैं, ठीक है। रिड्यूस द ट्रेड बैरियर, जैसे कि टैरिफ्स हो गए, कोटा हो गया, ठीक है। ट्रेड जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कम कर दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स बना दिए, जैसे ईयू हो गया, नफ्ता हो गया, ठीक है। इट फैसिलिटीज द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड प्रमोट्स क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज योर मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की बात की जाए दैट इज योर एमएनसीज, ठीक है। तो एमएनसीज एक्सपैंड देयर ऑपरेशन, मतलब बेसिकली ये जो एमएनसीज होती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाके अपना जो एक्सपेंशन बढ़ाती हैं, ठीक है, थ्रू एफडीआईज। इसमें इंक्लूड हो सकता है सब्सिडी के साथ कर लिया, फिर स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर्म कर लिया, ठीक है, टू एक्सेस न्यू मार्केट्स, ठीक है, और न्यू रिसोर्सेज मिल जाएंगे अच्छे खासे, ठीक है, टैलेंट मिल जाता है, ठीक है, अगर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टू क्रिएट ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क्स एंड सप्लाई चेन्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर डिमांड एंड एक्सपेंशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के साथ जो रेजिंग मिडिल क्लास इनकम्स बाय इमर्जिंग मार्केट इंक्रीज डिमांड्स, ठीक है। फिर ग्लोबल कंज्यूमर्स रहेंगे, दे हैव एक्सेस टू वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, उनके पास वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की एक्सेस रहेगी, ठीक है। फिर है आपका ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल फ्लोज अलाउज फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है। तो जो कैपिटल मार्केट्स हैं, ठीक है, अगर उनको लिबरलाइजेशन रहेगी कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल फ्लोज को, तो इट विल अलाउ द मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस द बॉर्डर्स, ठीक है। ये सब हो गए। फिर ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स, ठीक है, ये अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, एज वेल एज रिस्क मैनेजमेंट रहती है, टूल्स ऑन द ग्लोबल स्केल, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करें एंट्री की, ठीक है, तो हम किस तरह से इंटरनेशनल जो बिजनेस है उसमें एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सो हियर वी आर डिस्कसिंग द मोड्स ऑफ एंट्री ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। इसमें पहला आपका जाता है एक्सपोर्टिंग, ठीक है। एक्सपोर्टिंग में डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग हो गया, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग हो गया। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग मतलब कि आप डायरेक्टली जाकर प्रोडक्ट बेच दे रहे हो फाइनल कंज्यूमर को, ठीक है, या फिर थ्रू लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स। बट जब आप इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग की बात कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है, आप एजेंट्स के थ्रू कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ट्रेडिंग कंपनीज के थ्रू कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। लाइसेंसिंग की बात की जाए, लाइसेंसिंग में क्या है, अ कंपनी ग्रांट्स अ फॉरेन फर्म द राइट्स टू यूज इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कंपनी जो है फॉरेन फर्म को राइट दे रही है कि वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उसका ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है, पेटेंट यूज़ कर सकते हो, या फिर उस पर्टिकुलर कंपनी की टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो इन एक्सचेंज ऑफ रॉयल्टी एंड फीस, ठीक है, किसके बदले में, रॉयल्टी और फीस के बदले में, ठीक है। सो कंपनी अगर ये अपने जो राइट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, वो दूसरी कंपनी को दे रही है, ठीक है। फ्रेंचाइजिंग की बात की जाए, फ्रेंचाइजिंग में क्या हो गया, फ्रेंचाइजर अलाउज अ फॉरेन फ्रेंचाइजी टू यूज इट ब्रांड, ठीक है। तो जो फ्रेंचाइजिंग है उसमें अलाउ करें कि उसका ब्रांड यूज़ कर लें, बिजनेस मॉडल यूज़ कर लें, ठीक है, प्रोसेस यूज़ कर लें, फिर उसके बदले में वो कुछ फीस और रॉयल्टी ले लेते हैं, ठीक है। फिर जॉइंट वेंचर्स की बात की जाए तो जॉइंट वेंचर्स मतलब दो कंपनी पार्टनरशिप करके कर ले रहे हैं, ठीक है। आप पार्टनरशिप वेयर कंपनीज कोलैबोरेट विद द फॉरेन फर्म्स, ठीक है, कंपनी कोलैबोरेट कर रही है दूसरे फर्म के साथ, सो दैट टू क्रिएट अ न्यू एंटिटी, ठीक है, शेयरिंग ओनरशिप्स, रिस्क, प्रॉफिट्स, ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है, ठीक है। एक्सपोर्टिंग हो गया, लाइसेंसिंग हो गया, फ्रेंचाइजिंग हो गया, जॉइंट वेंचर्स हो गया, फिर होली ओन्ड सब्सिडीज, ठीक है, जो सब्सिडीज है उनको ओन कर लेना, ठीक है। द कंपनी स्टैब्लिश और एक्वायर्स द फुली ओन्ड फॉरेन बिजनेस, ठीक है, फॉरेन बिजनेस को एक्वायर कर लिया, सो ये गिविंग इट कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस। ना फिर स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर्म कर ली, ठीक है। फिर मर्जर एंड एक्विजिशन, कंपनीज ने क्या किया, मर्ज कर लिया दूसरी कंपनीज के साथ, फॉरेन फर्म्स के साथ, ठीक है। सो गेनिंग द एक्सेस टू अ न्यू मार्केट, ठीक है, इससे उनको न्यू मार्केट का तो एक्सेस मिलेगा ही, उसके साथ साथ उनको टेक्नोलॉजीज मिलेंगी, ठीक है, रिसोर्सेज क्विकली मिल जाएंगे। फिर है टर्न की प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, द कंपनी डिजाइंस एंड बिल्ड फुल्ली ऑपरेशनल फैसिलिटीज फॉर अ फॉरेन क्लाइंट एंड हैंडल्स इट ओवर अपॉन कंप्लीशन, ठीक है। मतलब कंपनी डिज़ाइन करती है पूरा फंक्शनल जो फैसिलिटी है, ठीक है, वो पूरा फुल्ली फंक्शनल ऑपरेशनल फैसिलिटी जो है डिज़ाइन करती है, ठीक है। जब वो बन जाता है तो क्लाइंट को हैंड ओवर कर देती है, ठीक है। दीज अब ये किस तरह से कॉमन है, इस कॉमन इन इंडस्ट्रीज लाइक कंस्ट्रक्शन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये सब में होता है। ये हो गया क्या, आपके टर्न की प्रोजेक्ट्स, ठीक है।
सो कंपनी क्या कर रही है, डिज़ाइन कर रही है और बिल्ड कर रही है ऑपरेशनल फैसिलिटी फॉर फॉरेन क्लाइंट्स के लिए कर रही है, और जैसे वो कंप्लीट हो जाते हैं तो उनको हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक है। फिर है आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है, कंपनीज पार्टनर विद द फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस गुड्स ऑन देयर बिहाफ, मतलब जो कंपनीज हैं वो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के साथ जो है टाइप कर रही हैं, और किस लिए कर रही है, टू प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है। मतलब गुड्स प्रोड्यूस करें, वो लोग प्रोड्यूस करेंगे लेकिन आपके लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है वाइल मेंटेनिंग द कंट्रोल ओवर द ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ हम थ्योरीज़ की बात करें तो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। इसमें से भी जो क्वेश्चंस आती हैं, ठीक है, जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं मैंने उस हिसाब से उसको लिख रखा है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली है, तो फटाफट इसको भी कवर अप कर लेते हैं। पहले मर्केंटाइलिज्म कब ये डेवलप हुई थी, इट वाज डेवलप्ड इन 16th एंड 18th सेंचुरी, ठीक है। इसका जो मेन एम था, ये फोकस थी किसके ऊपर, फॉर अक्यूमुलेटिंग द वेल्थ, मतलब जो भी वेल्थ है उसको अक्यूमुलेट करना थ्रू ट्रेड सरप्लस, एम्फेसाइजिंग बेसिकली जो ओवरऑल एक्सपोर्ट था, ठीक है, उसको इंक्रीज़ करना, ठीक है, कि जो एक्सपोर्ट्स है उसको इंक्रीज़ करो ओवर द इम्पोर्ट्स, ठीक है, सो दैट गोल्ड और सिल्वर रिजर्व इंक्रीज़ हो, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं एडम स्मिथ की जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, ठीक है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या बोलती है कि कंट्री शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली, ठीक है। मतलब वो जो प्रोडक्ट ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको वो वाला प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ठीक है। इसका डेट ऑफ ओरिजिन क्या था, इट वाज प्रपोज्ड इन 1776, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी, ठीक है। ये डेविड रिचर्डो ने इस थ्योरी को बनाया था, ठीक है। अब इसका जो ओरिजिन था, इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1817, ठीक है, 1817 में ये इंट्रोड्यूस हुई थी। अब इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, ये थ्योरी कहती क्या है, ये कहती है कि इवन इफ कंट्री हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक है, अगर कंट्री के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज भी है, ठीक है, वो स्पेशलाइज भी करती है, ठीक है, इट शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स विच हैव अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेटेड टू अदर कंट्रीज, ठीक है। ये कंपैरिजन वाली है, ठीक है। एब्सोल्यूट में क्या था, आप में कंपैरिजन नहीं कर रहे थे, ठीक है, बट यहाँ पर आप कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या, दो कंट्री का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। अगर कंट्री के पास एक एब्सोल्यूट एडवांटेज है इन ऑल गुड्स, ठीक है, बट अगर उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज सारे गुड्स में भी है, बट फिर भी उसको क्या करना है, उसको स्पेशलाइज करना है उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में जिसमें वेर इट हैज़ अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, एज रिलेट टू द अदर कंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट पर जाते हैं हम, वो है हिक्सन ऑयलिन थ्योरी, ठीक है। इसका ओरिजिन कब हुआ था, वो डेवलप्ड इन 20th सेंचुरी, ठीक है। इसका मेन की कॉन्सेप्ट क्या है, कंट्रीज शुड एक्सपोर्ट गुड्स दैट यूज देयर अबंडेंट फैक्टर्स, ठीक है। तो कंपनी को उन गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए दैट यूज देयर अबंडेंट फैक्टर्स, ठीक है, प्रोडक्शन, और उनको वो इंपोर्ट करवाना चाहिए जिसमें सो उनको वो सारे गुड्स को इंपोर्ट करवाना चाहिए दैट यूज देयर स्कैर फैक्टर्स इंटेंसिवली, ठीक है। उनके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, बेसिकली जो स्कैर रिसोर्सेज हैं उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि उसको दोबारा प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है, या फिर वो रिसोर्सेज उनके पास कम है, तो उनको वैसे वाली चीज़ें जो है इंपोर्ट करवानी चाहिए। बट अगर उनके पास अबंडेंट में है, ठीक है, तो उनको अगर वो यूज़ कर रहे हैं फैक्टर्स तो उसको एक्सपोर्ट करवाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यू ट्रेड पॉलिसी, न्यू ट्रेड थ्योरी, ठीक है। तो न्यू ट्रेड थ्योरी क्या बोलती है, ये आई थी 1970s एंड 1980s में, ठीक है। इसका की एलिमेंट या कह सकते हैं की कॉन्सेप्ट क्या था, फोकस ऑन द इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पर फोकस कर रही थी एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। ये किसने दिया, ये दिया रेमंड वर्नॉन ने। अब ये इसका जो रीजन है कब हुआ था, इट वॉज प्रपोज इन 1960s, ठीक है। अब की कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इट डिस्क्राइब्स हाउ अ प्रोडक्ट मेच्योर्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे मेच्योर होता है थ्रू डिफरेंट स्टेज, इनोवेशन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन, ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग द ट्रेड पैटर्न्स ओवर द टाइम, ठीक है। अब हम जाते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो गवर्नमेंट किस तरह से इंटरवेन करती है इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है। तो जैसे हमने पहले ही देखा था कि गवर्नमेंट टैरिफ्स कोटास के थ्रू करती है, ठीक है, सब्सिडीज़ के थ्रू करती है, तो वही सब चीज़ें हैं जो इसमें इन्वॉल्व होने वाली है, ठीक है। जैसे सबसे पहले है टैरिफ्स, ठीक है। तो टैरिफ्स में क्या होता है, एक तरह के ये टैक्स होते हैं, ठीक है, जो कि इम्पोज करे जाते हैं ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है। सो दैट जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा था वो वहाँ पे सस्ता था, लेकिन अब वो प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आकर सस्ता हो रहा है, तो जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें
उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फिर कह सकते हैं उनके ऊपर बुरा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, उससे कंपटीशन इंक्रीज हो रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर वो पर्टिकुलर गुड सस्ता मिल रहा था, ठीक है, अगर वो चाइना से इम्पोर्ट करवा रहे थे हमारी कंट्री में, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स इम्पोज कर देती है, ठीक है, सो दैट वो जो है बराबर लेवल पर आ जाए, ठीक है, या फिर जो कंपटीशन है फेयर रहे, ठीक है, और अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, किससे, फॉरेन कंपटीशन से, ठीक है। सो इसका अगेन मेन पर्पस यही होता है कि टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना और जनरेट करना रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज तो प्रोटेक्ट हो ही रही हैं, बट इसके साथ साथ क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स रेट्स इम्पोज कर रहे हैं, टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, तो इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है, ठीक है। फिर कोटास की बात की जाए, कोटास में क्या होगा, लिमिट प्लेस कर दी गई कि कितने जो आप कितनी वैल्यू के गुड्स को इंपोर्ट करवा सकते हो, ठीक है, किस पर्टिकुलर टाइम पर करवा सकते हो, ये सब हो जाता है। अगेन इसका भी यही मेन मोटिव था कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिशन्स, ठीक है, दिस एंड मेंटेन द डोमेस्टिक प्राइस एंड कंजर्व द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं सब्सिडीज़ के ऊपर, ठीक है। सब्सिडीज़ में क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देती है, वह इनिशिएटिव प्रोवाइड कर देती है फॉर बाय गवर्नमेंट टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कुछ इनिशिएटिव प्रोवाइड कर देती है, लाइक उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए, ठीक है, जैसे सपोर्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, प्रमोट द एक्सपोर्ट्स एंड हेल्प्स द फर्म्स कम्पीट ग्लोबली, ठीक है। ये सारे आपके क्या हो गए, ये हो गए आपके गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, ठीक है।